हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 8 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 7 हास्याकरण की समझ करेंगे। सबसे पहले हम लोग हास्या यानी कि मार्जिन क्या होता है इसे देखते हैं। जैसा कि आपने अक्सर अपनी कॉपी का पेज देखा होगा, जिसमें जो लेफ़्ट साइड होता है यानी बायां साइड होता है उसको खाली छोड़ा जाता है। आमतौर पर इसे हम पेज का मार्जिन या फिर पन्ने का हाशिया कहते हैं, क्योंकि हम लोग हमारा जो सेंटर पेज होता है उसका इस्तेमाल अक्सर करते हैं लिखने के लिए कि लेकिन जो बायां साइड होता है यानी हमारा जो मार्जिन का साइड होता है उसे हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं या फिर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसको एक तरफ कर दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है। उसी तरह हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी ना किसी वजह से अलग थलग कर देते हैं बाकी लोग। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी क्लास में कोई बच्चा ऐसा हो जो कि बाकी बच्चों से अलग होता हो, यानी कि वो उसकी लैंग्वेज जो है वो अलग हो, या फिर वो अलग तरह के गेम खेलता हो, या बाकी लोगों की तरह मतलब बात करने में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट ना हो, तो इस वजह से जो बच्चे होते हैं वो उसको अलग कर देंगे। तो इसे हम हाशियाई कहेंगे। यानी हाशियाई का मतलब होता है किनारे या फिर हाशिए पर, यानी अलग थलग कर देना, ठीक है, एक तरफ कर देना। तो इसे हम हाशिया कहते हैं। हमारे समाज में भी कुछ तबका ऐसा होता है जिसे उनकी संस्कृति या फिर उनकी लैंग्वेज या फिर गरीब होने के कारण उसे हाशिए पर ढकेल दिया जाता है, उसे अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे समाज में कई ऐसे समूह या समुदाय हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का सामना करना पड़ता है। तो हमारे समाज में कई ऐसे ग्रुप हैं जिन्हें इस तरह की जो बेदखली है यानी जो अलग थलग करना है, इस तरह का सामना करना पड़ता है। उनके हास्याकरण की वजह ये हो सकती है कि वो एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। तो उनको अलग करने का कारण यानी हास्याकरण की ये वजह हो सकती है कि उनकी जो लैंग्वेज है वो बाकी लैंग्वेज की तरह अलग है, यानी बाकी लोगों के लैंग्वेज की तरह अलग है। वो लोग अलग तरह का रीति रिवाज अपनाते हैं। या ये भी हो सकता है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, बहु यानी बहुत संख्यक मतलब कि संख्या में, तो जिनकी संख्या ज़्यादा है उस समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हों, यानी जिस धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है उनके मुकाबले वो दूसरे धर्म के हो, तो उनको हास्याकरण पे ढकेल दिया जाएगा। वह अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। कुछ लोग गरीब होने के कारण कि वो लोग गरीब हैं, उनकी सामाजिक हैसियत उतनी नहीं है जितनी बाकी लोगों की है, तो इस वजह से भी जो लोग हैं वो खुद को हाशिए पर होता हुआ महसूस करते हैं, ठीक है। कई बार हाशियाई समूह के लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। तो जिन लोगों को इस तरह से अलग थलग कर दिया जाता है, तो क्योंकि लोगों ने उनसे फासला कर लिया है और उन्हें अलग थलग कर दिया है सोसाइटी से, खुद से, तो इस वजह से उन लोगों को संसाधन नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। इसके अलावा जो मौके होते हैं वो उनका भी फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं, क्योंकि अक्सर बहुत से जो लोग होते हैं हाशियाई में, ये लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसीलिए ये लोग उतने जागरूक नहीं होते हैं कि वो अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकें। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है। तो ऐसे लोगों को, जो हमारे समाज के ताकतवर लोग हैं और वर्चस्वशाली लोग हैं, उन लोगों के मुकाबले वो खुद को बहुत ज़्यादा शक्तिहीन या फिर कमज़ोर समझते हैं, ठीक है। जिनके पास ज़मीन है, दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर है, तो जो लोग इस तरह के हैं यानी पढ़े लिखे हैं, ज़मीन वाले हैं और राजनीतिक रूप से ताकतवर हैं, तो वो लोग ऐसे लोगों को दबा के रखने का काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि हास्याकरण किसी एक दायरे में महसूस नहीं होता, यानी जो हास्याकरण है वो किसी एक वजह से नहीं होता है। ये आर्थिक रूप से भी हो सकता है, यानी अगर किसी के पास पैसे की कमी है, गरीब है, तो इस वजह से भी हो सकता है। सामाजिक रूप से भी हो सकता है, अगर उसका कल्चर अलग है, उसकी लैंग्वेज अलग है, या फिर राजनीतिक रूप से भी हो सकता है। तो इन सारे कारणों की वजह से
कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं, ठीक है। यानी कि वो जो लोग हैं वो हाशिए पे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक ये पूरा मान लीजिए समाज हो गया, तो जो लोग एक जैसे हैं यानी एक दूसरे जैसी लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे ये सारे लोग हैं, कुछ लोग हैं वो सब हिंदी बोलते हैं, सब लोग एक दूसरे से मतलब बातचीत कर पाते हैं, हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे आ जाएं जो जिन्हें हिंदी बोलना नहीं आते, वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो उन्हें समाज के बिल्कुल किनारे किनारे पे रख दिया जाएगा, ठीक है। तो इसे हम हाशिया कहते हैं, यानी उन्हें हाशिए पे ढकेल दिया गया। और धीरे धीरे ये लोग इतने पिछड़ जाते हैं कि इन लोगों को ना तो मौके मिलते हैं, ना अपॉर्चुनिटी मिलती है, ना इन्हें संसाधन मिलते हैं, ना ये लोग जागरूक हो पाते हैं, बिल्कुल अलग थलग कहीं ना कहीं हो जाते हैं। तो इस वजह से ये लोग गरीब रह जाते हैं, ठीक है। तो एक पीढ़ी गरीब हुई, फिर अगली पीढ़ी गरीब हुई, यही चलता रहता है। अब हम बुक में दी हुई एक आदिवासी की स्टोरी पढ़ते हैं। जैसे कि दिल्ली में रह रहे एक आदिवासी की स्टोरी दी हुई है कि जो सोमा और हेलन दो बच्चे होते हैं, सोमा और हेलेन, वो अपने दादाजी के साथ टीवी देख रहे होते हैं। गणतंत्र दिवस पर, रिपब्लिक डे पर वो परेड देख रहे होते हैं। तो उनकी जो पोती होती है वो पूछती है कि दादाजी, हमेशा जो ये आदिवासी होते हैं इनको ऐसे नाचते गाते हुए, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हुए ही क्यों दिखाया जाता है। तो उनका जो पोता होता है वो भी कहता है कि हाँ, मतलब ये क्या है, ये लोग हम लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं क्या। तो उसके दादाजी बोलते हैं कि हाँ, जो आदिवासी हैं उनकी जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनको हमारे बारे में पता ही नहीं होता। फिर उसके दादाजी अपने टाइम की स्टोरी बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो वो उड़ीसा में मतलब रहा करते थे, और अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों से मतलब वो ले लेते थे। मतलब उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, क्योंकि वो आदिवासी थे, जंगल में रहते थे, तो उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें उन्हें वहाँ से मिल जाती थी। लेकिन अचानक से एक बार ऐसा होता है कि वन विभाग की तरफ से कुछ अफसर और ठेकेदार आते हैं और कहते हैं कि मतलब पूरा जंगल साफ़ कर दो। और जो मतलब उसके दादाजी हैं उसको बोलते हैं कि जंगलों को मतलब वो लोग बचाने की कोशिश जब करते हैं कि नहीं, हम अपनी जंगल नहीं साफ़ करेंगे, तो उनकी पिटाई वगैरह भी की जाती है। और उसके बाद जब वो लोग अदालत में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें ना कोई वकील दिया जाता है और ना वो अपना मुकदमा खुद लड़ पाते हैं। उसके बाद वो जो उनकी पोती होती है वो पूछती है कि फिर आप लोगों ने अपनी जान कैसे बचाई। तो वो बताते हैं कि हम में से मतलब उन लोगों में से बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना घर बार छोड़ कर चले गए और आसपास के जो कस्बे थे वहाँ पर जाके काम धंधे करने लगे। फिर वो बताते हैं कि जो अफसर थे वो लोग आए थे और अपनी ज़मीन मतलब वो बताते हैं कि जो ज़मीन थी, अफसर ने ऐसा बोला था कि जो लोहे का भंडार है यहाँ पे, तो हमें उसको निकालना है, इसीलिए तुम लोग यहाँ की ज़मीन छोड़ दो। बहुत से लोगों से उन्होंने अंगूठा लगवा दिया था और ये बोल दिया था कि हाँ, हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे, जॉब देंगे। इस वजह से बहुत से लोगों ने अंगूठा लगा दिया था, बल्कि बहुत से लोगों ने नहीं लगाया था। तब उन्होंने, जिन लोगों ने अंगूठा नहीं लगाया था यानी अपनी ज़मीन नहीं दी थी, उनको बहुत मारा पीटा था। वह उन लोगों को बहुत तरह से धमका रहे थे। उसके बाद सब लोगों ने मतलब जो उनके पुरखों की ज़मीन थी वो छोड़ दी थी, और उसके दादाजी को भी वो ज़मीन छोड़नी पड़ी थी। और रातों रात अपनी मतलब ज़मीन को, पुरखों की ज़मीन को, जहाँ से वो बचपन से ही रहते आ रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, उसे छोड़कर शहर आना पड़ा था। उसके बाद उनकी पोती पूछती है कि अच्छा, फिर उसकी ज़मीन का क्या हुआ और हमारी ज़मीन उसका क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि जो हमारी 30 एकड़ ज़मीन थी उसको ठेकेदारों ने ले लिया और बहुत थोड़ा सा वो पैसा देते हैं, ठीक है। फिर वो लोग मतलब शहर में आ जाते हैं और शहर में उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि गांव में जो उनकी ज़िंदगी थी, जंगलों में जो उनकी ज़िंदगी थी, वो बिल्कुल बेखौफ और खुले माहौल की थी। बल्कि यहाँ आके ये ज़िंदगी उनकी बिल्कुल बदल गई। शहर में तो बिल्कुल अलग कंडीशन हो जाती है, क्योंकि आदिवासियों के लिए उनका जंगल ही सब कुछ होता है, उनके पुश्तैनी वही चीज़ होती है। तो उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी उसके दादाजी को। फिर वो बताते हैं कि फिर उनके जो बेटे थे उसको जॉब मिल जाती है और फिर वो लोग यहीं पर जैसे तैसे रह रहे होते हैं। लेकिन उनका जो पोता होता है वो ये बोलता है कि हाँ दादाजी, आप लोगों को तो प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ा था, लेकिन हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि जब हम लोग स्कूल जाते थे, मतलब मुझे स्कूल जाना पसंद ही नहीं था। उनका पोता बताता है क्योंकि मतलब मुझे पढ़ाई करना ही अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो बाकी बच्चे थे वो लोग हिंदी बोलते थे और मैं संथाली लैंग्वेज बोलता था। तो इस वजह से क्या हुआ कि उस बच्चे को भी उस क्लास के मतलब बच्चों ने अलग थलग कर दिया होगा, क्योंकि उसकी लैंग्वेज उनके जैसी नहीं है, इस वजह से।
तो अब उनकी जो वो होती है पोती, वो बताती है कि लेकिन अब मतलब अब मेरे कुछ दोस्त बन गए हैं क्योंकि अब मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेती हूँ, क्योंकि अब ये इंग्लिश बोलने लगी इसीलिए इससे मतलब लोग दोस्ती करने लगे, क्योंकि बस लैंग्वेज अलग थी इसलिए जो बच्चे थे उसके पास नहीं आना पसंद करते थे या फिर उससे बात नहीं करना चाहते थे। तो उनका पोता बोलता है कि काश मैं अपने दोस्तों को अपना गाँव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। तो उसके दादाजी कहते हैं कि काश मतलब कि तुम लोग तो अभी भी उन्हें अपने गाँव के बारे में बता सकते हो, इससे वह काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। तो उनकी पोती बोलती है कि हाँ मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें सच में आदिवासियों के बारे में नहीं पता होती। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि वो लोग बस ऐसे रंग बिरंगे से कपड़े पहनते हैं, शिकार करते हैं या फिर डांस करते हुए ही होते हैं, क्योंकि हमें इसी तरह अक्सर दिखाया जाता है इस वजह से। लेकिन नहीं, उनकी ज़िंदगी काफ़ी अलग होती है इस सोच से भी। अब हम सबसे पहले आदिवासी को समझते हैं कि आदिवासी क्या है। तो आदिवासी कौन लोग हैं? तो आदिवासी यानी मूल निवासी, यानी वहाँ पे रहने वाला निवासी, किसी जगह का मूल निवासी, यानी वो वहीं का निवासी है तो उसे हम मूल निवासी कहते हैं या फिर आदिवासी कहते हैं। तो आदिवासी यानी मूल निवासी, यह ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी की तरह जी रहे हैं, उसी तरह जी रहे हैं। तो जो आदिवासी होते हैं वो जंगलों के साथ ही जीते आए हैं, यानी वही उनकी जगह है रहने की, वहीं पर वो खाते पीते हैं, हर चीज़ उनको जंगल से ही मिलती है। वो पहले भी ऐसी जीते थे और आज भी ऐसी जी रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक तो ये ख़त्म हो गया है क्योंकि जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या में 8% लोग ऐसे भी हैं जो हमारे आज भी आदिवासी लोग हैं। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई आदि। तो जितने भी हमारे ये इम्पॉर्टेंट खनन और औद्योगिक इंडस्ट्री एरिया जितनी भी है हमारी, वहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं होती, यानी जो आदिवासी लोग होते हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते। ये भी अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, इनका भी अलग अलग कल्चर होता है, तो ये भी काफ़ी अलग होते हैं, सब लोग एक जैसे नहीं होते। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। इंडिया में, सिर्फ इंडिया में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी रहते हैं और इनकी लैंग्वेज बिल्कुल मतलब एक दूसरे से अलग होती है, इतने अलग होते हैं ये लोग। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इन जगहों पर जो आदिवासियों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर काफ़ी हद तक आदिवासी रहते हैं। उड़ीसा में ही, जो हमारा उड़ीसा है जहाँ की दादाजी ने ये स्टोरी सुनाई थी, वहाँ पे ही 60 अलग अलग तरह के जातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज और उससे बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फ़र्क बहुत कम होता है। तो जो आदिवासी हैं वो हमारे समाज से बहुत ज़्यादा बिल्कुल मतलब अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो ये ऊंच नीच का फासला है, ठीक है। इसके अलावा औरतों में और फिर ये आदमियों में फ़र्क किया जाता है, लड़कों लड़कियों में। उनके यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैन वुमेन दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। और ना ही वहाँ पे ये जातिवाती है और ना ही वहाँ पे अमीरी गरीबी का कोई वो है। वो सब लोग जंगल में काम करते हैं, एक तरह का ही काम करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों में ये जो डिफरेंसेस है ये नहीं होता है। इस वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग है। तो जैसे हमारे यहाँ पर ये जाति वर्ण व्यवस्था वगैरह है कि इतने सारे कास्ट हैं, रिलीजन है, ये उन लोगों का ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल उससे अलग हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं, इनके अपने जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग है। वे अक्सर अपने पुरखों की, गाँव और प्रकृति की उपासना करते हैं। तो वो लोग हमारी तरह नहीं कि मतलब जिस तरह से हिंदू और ईसाई, इस्लाम, ये लोग जिस तरह धर्मों की पूजा वगैरह करते हैं उस तरह से नहीं करते, बल्कि ये अपने पुरखों की और गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। जो भी उनके बड़े बूढ़े रहे उनकी, गांव की और जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, उसकी पूजा पाठ करते हैं ये लोग। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती है और उनका वही निवास स्थान होता है। इसके अलावा ये ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर, जो गांव की आत्मा होती है उसको वो लोग गांव में पूजा करते हैं, के भीतर पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है। जबकि पुरखों की जो उपासना होती है, उनके जो बड़े बूढ़े होते हैं उनकी उपासना वो लोग घर में करते हैं,
ठीक है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्म व शाक्त वैष्णव भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे। तो ये आदिवासी जो लोग होते हैं वो अपने आसपास के जो धर्म होते हैं इनसे भी अक्सर प्रभावित होते हैं, और बाकी जो धर्म के लोग होते हैं वो भी आदिवासियों से प्रभावित होते हैं। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित सभी धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। तो ये लोग भी उनके धर्मों से प्रभावित होते हैं और वो लोग भी इनके धर्म से प्रभावित होते हैं। ठीक है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। तो ये उड़ीसा में जो जगन्नाथ पंथ का चलता है और असम व बंगाल में शक्ति एवं ये तांत्रिक वांत्रिक चलते हैं ना, ये सब उसी का उदाहरण, उसी का एग्जाम्पल है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। तो बहुत से 19वीं सदी में आदिवासी ऐसे रहे जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। ठीक है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं। इन भाषाओं में बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं के गहरे तौर पर प्रभावित किया है। तो आदिवासियों की अपनी लैंग्वेज रही है, और इनकी जो लैंग्वेज रहती है ये इतनी पुरानी है, जैसे संस्कृत जितनी हमारी पुरानी है, जितनी ओल्ड है, उसी तरह बहुत से इनके जो लैंग्वेजेस हैं वो उतने ही ओल्ड हैं, मतलब बिल्कुल संस्कृत की तरह पुरानी भाषाएँ हैं इनकी। ठीक है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज बोली जाती है वो हमारी संथाली है। ये ज़्यादातर आदिवासी लोग बोलते हैं। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं, इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिका मौजूद है। तो संथाली लैंग्वेज में इनकी अपनी ही मतलब ये पत्र पत्रिकाएं होती हैं, ये मैगजीन्स वगैरह इनके होते हैं, अपनी लैंग्वेज में होते हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे भी हमें इनके जो मैगजीन्स वगैरह हैं वो दिख जाएंगे। आदिवासी और प्रचलित छवियाँ, अगर हम आदिवासियों की बात करें कि ये कैसे दिखते हैं या कैसे होते हैं, तो हमारे देश में आदिवासियों को एक ख़ास तरह से पेश किया जाता रहा है, हमेशा से ही, मतलब एक ख़ास तरह से उनको दिखाए जाने की कोशिश की है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यालयों या किताबों व फिल्मों से उन्हें सदा एक ही रूप में पेश किया जाता है। हमेशा से ही अगर हम किसी भी उत्सव में देखें, यानी फेस्टिवल में देखें, या कोई गवर्नमेंट का काम वाम या फिर बुक्स वगैरह में भी देखें, तो उन्हें एक तरह से ही दिखाया गया है कि वो रंग बिरंगे तरह के कपड़े पहनते हैं, सिर पे मुकुट पहनते हैं और नाचते गाते हैं। तो हमेशा से ही हम ऐसे देखते हैं कि वो एकदम रंग बिरंगे से ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, उनके ऊपर मुकुट लगा हुआ है, इसके अलावा नाचते गाते हैं। इसी तरह से हमेशा से ही हमको दिखाया जाता है कि जो आदिवासी लोग हैं वो ऐसे ही होते हैं। रिपब्लिक डे वगैरह पे भी अगर प्रोग्राम होता है तो उनको इस तरह से ही डांस करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन ये लोग उससे काफ़ी अलग होते हैं, मतलब सिर्फ इसी तरह के नहीं होते आदिवासी, इनका भी अपना एक अलग लाइफस्टाइल है, मतलब बहुत कुछ, ये बिल्कुल कॉमन लोगों की तरह ही होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में बहुत कम जानते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। तो क्योंकि हम उनकी लाइफ के बारे में उतना नहीं जानते हैं, बस हमको हमेशा से ऐसा दिखाया गया है, इसीलिए हम ऐसे ही देखते हैं और ऐसे ही महसूस करते हैं। और बहुत से लोग मतलब ऐसा सोचते हैं कि उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ऐसे अट्रैक्टिव है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा पुरानी है और पिछड़े हुए होते हैं। ऐसा मानते लेते हैं लोग कि ये लोग बहुत पिछड़े हुए होते हैं, ये नई चीज़ों को अपनाते नहीं हैं। आदिवासियों पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वह आगे नहीं बढ़ना चाहते। लोग बोलते हैं कि वो लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते, नई नई चीज़ों को नहीं अपनाना चाहते, टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करना चाहते, बल्कि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं, वह बदलाव के विचारों से दूर रहना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने ऐसा मान लिया, एकदम दिमाग में बैठा लिया कि वो लोग इस तरह के विचारों से दूर रहना चाहते हैं। इस तरह की छवि ही हमारे सामने पेश की जाती है हमेशा ही। आदिवासी और विकास, लेकिन अगर हम आदिवासियों की और उनके विकास की बात करें तो ये काफ़ी रुचिकर है, यानी ये बहुत मतलब अलग रही है। जैसे भारत में तमाम साम्राज्य और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। तो भारत में जितने भी ये साम्राज्य रहे हैं या जो भी हमारी सभ्यताएं रही है, तो उसमें जंगलों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जंगलों के बारे में किसको ज़्यादा पता होता था, तो वो थे हमारे आदिवासी। तो आदिवासियों की वजह से ही कहीं ना कहीं हमारी बहुत सी जो संस्कृति है उसका विकास हुआ है। जैसे कि हम अगर कहें तो लोहे, तांबे, सोने और चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी और जड़ी बूटियों और पशु उत्पाद और स्वयं जानवर, यह सभी जंगलों से ही मिलते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये सब हमें जंगलों से ही मिलता था, और इन सब की जानकारी आदिवासियों के पास बड़े अच्छे से होती थी। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। तो
क्योंकि यहाँ से पानी मिलता रहा है, उसी की वजह से कृषि होती रही है। ठीक है, तो जो जंगल है वो हमें बहुत कुछ देते हैं, सोना चांदी हीरे हाँ लोहा तांबा और ये लकड़ी वकड़ी जड़ी बूटी पशु, इस तरह की कितनी सारी चीज़ें। इसके अलावा कृषि करनी है तो उसके लिए पानी वगैरह भी हमें मतलब उधर से ही मिलता रहा है। तो जंगल हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन क्योंकि आदिवासियों को हम जंगलों से हटाते गए हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत मतलब इंडस्ट्री ऐसे बिल्डिंग लगाने लगे, इंडस्ट्री लगाने लगे, इस वजह से क्या हुआ कि जंगल ख़त्म होते रहे। जंगल ख़त्म रहे तो आदिवासी मतलब वहाँ से हटते रहे, ख़त्म होते रहे। तो जिसको उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी है कहीं ना कहीं हमने उसको ही हटा दिया। हम खुद को तो ऐसे बहुत ज़्यादा समृद्ध मानने लगे कि हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस चक्कर में कहीं ना कहीं हमने बहुत ज़्यादा प्रकृति का विनाश कर दिया है। ठीक है, तो यह जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक यानी लगभग 1850 तक इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास ज़बरदस्त ज्ञान था। तो हमारे यहाँ पर इतना मतलब पूरा जो जगह था हमारा वो जंगलों से ही भरा हुआ था, और जो आदिवासी लोग थे उन्हें तो इतना ज़्यादा पता था जंगलों के बारे में, बहुत अच्छे से उनको नॉलेज थी। जैसे कि जो आदिवासी लोग हैं ना, वो लोग कई तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लांट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और उसमें से लगभग 10,000 तरह के प्लांट्स के बारे में इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, और 8,000 तरह के प्लांट्स तो ऐसे हैं जिनसे दवाइयाँ तक बनती है। तो उनको इन सब चीज़ की बड़ी नॉलेज होती थी, लेकिन क्या है कि उनको हम हटाते गए। जैसे दादू की कहानी में हमने देखा कि उनको वहाँ से हटा दिया गया, तो उस वजह से क्या हुआ कि जंगल ख़त्म होते गए, और जंगल ख़त्म होने की वजह से वो पौधे और ये सारे जो जंगलों का ज्ञान था ये सब भी ख़त्म हो गया कहीं ना कहीं। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, यानी वो बहुत अच्छे से जानते थे इन इलाकों के बारे में, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण था। इसीलिए आदिवासी समुदाय बड़े बड़े रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। तो कभी भी ये जो आदिवासी लोग थे ये लोग रजवाड़ों के अधीन नहीं रहते थे। रजवाड़े आते थे, लोगों को कंट्रोल कर लिया करते थे, और लेकिन ये जो लोग थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पता होता था अपने एरिया के बारे में, तो ये लोग कभी ये राजाओं वाजाओं के अधीन नहीं रहे, ये अपना स्वतंत्र रहे हैं हमेशा से। और जो राज्य वन होते थे, राज्य वन संसाधनों के लिए इन आदिवासियों के ऊपर ही निर्भर रहते थे, क्योंकि इनको ही उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होती थी। आदिवासियों की यह छवि बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बिनकर आजीविका चलाते थे। तो ये जो छवि है जो हमने अभी देखी कि इन्हें इतना नॉलेज होता है, इतनी सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी इन्हें एक तो हाशियाई पे ढकेल दिया जाता है, अलग थलग कर दिया जाता है, ऊपर इन्हें शक्तिहीन समझा जाता है। और औपनिवेशिक शासन से पहले तो आदिवासी समुदाय जो थे वो शिकार करके और चीज़ें बिन के ही मतलब अपना गुजारा कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये इंडस्ट्री बनती गई इन्हें मतलब अपनी जगह छोड़ छोड़ के शहरों में आना पड़ा। वह एक जगह ठहर कर कम रहते थे, मतलब वो लोग एक जगह पे नहीं रहते थे बल्कि एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। स्थानांतरित खेती यानी अलग अलग जाके वो लोग खेती किया करते थे। करने के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी रहते थे, खेती करते थे, यानी कभी कभी वो एक जगह पर ज़्यादा टाइम तक भी रह लिया करते थे। इस तरह से वो लोग अपनी आजीविका चलाते थे। यह परंपरा अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव व नीतियों व राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। लेकिन ये चीज़ें अभी भी हैं कायम, लेकिन फिर भी ये 200 साल में जो इतने ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, इस वजह से जंगल कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए हैं। बहुत सारे जंगलों से उन आदिवासियों को निकाल दिया गया है। इस वजह से ये लोग छोटे मोटे ही काम कर पाते हैं, ये लोगों के बागानों में काम करते हैं, या फिर कहीं पर कोई फैक्ट्री वगैरह बन रही हो, कोई बिल्डिंग बन रही हो तो वहाँ जाके काम करेंगे, या फिर उद्योग वगैरह में, या फिर घरों में लोगों के घर जा जाके मतलब घरों का काम करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, एक तो मतलब वो लोग पिछड़ गए, उसके बाद उनके जो बच्चे होंगे वो भी पिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से मतलब उन लोगों को बहुत ज़्यादा हाशियों पे ढकेला जा रहा है, बहुत ज़्यादा अलग थलग किया जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना ही उन तक सीधी पहुँच है। तो उनकी जो खुद की ज़मीन थी, पुश्तैनी ज़मीन थी, आज उनका उस पर नियंत्रण ही नहीं है, मतलब उनको बिल्कुल वहाँ से अलग कर दिया गया है।
आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थ और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है। इसीलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है, क्योंकि जो आदिवासी जहाँ रहते थे वहाँ पर ये खनिज पदार्थ बहुत होते थे। तो इस वजह से मतलब प्राकृतिक संसाधन इतने ज़्यादा होते थे यहाँ पर कि उन लोगों को वहाँ से बार बार हटाया गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया। काफ़ी बार उनकी ज़मीन जबरन छीनी गई और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया। तो अक्सर इनसे जबरन मतलब ज़बरदस्ती इनसे इनकी ज़मीन छीन ली जाती थी, क्योंकि वहाँ से उन लोगों को ये लोहा वगैरह निकालना होता था, ज़मीन खोदनी होती थी, तो ज़बरदस्ती और मतलब थोड़ा बहुत इनको पैसा वैसा दे देते थे या नहीं भी देते थे। ठीक है, फिर वहाँ से वो लोग मतलब माइग्रेट होके यहाँ शहरों वगैरह में आ जाते थे, आसपास चले जाते थे, थोड़ा बहुत काम करते थे। तो इनका जो कल्चर था वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि इनका जो कल्चर था वो जंगलों में ही था, पूरी तरह से ये जंगल में डिपेंडेंट थे। लेकिन अब उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। तो खनन, इस तरह की जो खनन वगैरह होते हैं, मतलब ये जो लोहे वगैरह निकाले जाते हैं मिट्टी को खोद खोद के, तो इस तरह की ये जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, इसमें अगर कुछ लोग विस्थापित हो रहे हैं यानी उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ रही है, तो इसमें ज़्यादातर लोग, और उसमें से भी 50% जो लोग हैं वो आदिवासी ही होते हैं। बाकी लोगों को भी छोड़ना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो आदिवासी ही हैं जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी है। तो इस जगह से यानी छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उसमें से तो 79% यानी लगभग 80% लोग आदिवासी ही रहे हैं। उनकी बहुत सारी ज़मीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशय में डूब चुकी है। तो बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि जैसे कि ज़मीनों के ऊपर बांध बना दिए गए हैं। ठीक है, पानी के लिए बांध बना दिए जाते हैं, तो इस चक्कर में सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। उनकी जो ज़मीन है वो ख़त्म हो चुकी है बांध के चक्कर में। तो लोगों को फैसिलिटीज़ देने की वजह से, यानी जो समाज के ये जो मुख्य लोग हैं जो सेंटर मानते हैं खुद को, उन लोगों को फैसिलिटीज़ देने के चक्कर में जो बाकी लोग हैं, जो किनारे के लोग हैं, इन लोगों को अपनी पुश्तैनी ज़मीन छोड़नी पड़ती है। तो कुछ लोगों के लिए बाकी के जो लोग हैं ये लोग बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं अपने मतलब संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। तो एक वर्ग के लिए जो दूसरा वर्ग है वो बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है कहीं ना कहीं। पूर्वोत्तर भारत में उनकी ज़मीन लंबे समय से सशक्त और उनके बीच चलने वाले टकराव से घिरी है। भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क और 372 वन्य जीव अभयारण्य है। इनका कुल क्षेत्रफल 1,09,600 वर्ग किलोमीटर है। ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। तो इस तरह की ये जो चीज़ें बनाई गई है, ये नेशनल पार्क वगैरह बनाए गए हैं मतलब जानवरों को रखने के लिए, तो इस मतलब जगह में उनका इस्तेमाल मतलब ऐसी जगहें बनाई गई हैं। तो इस चक्कर में आदिवासियों का इलाका छीन लिया गया। हाँ, जानवरों के लिए मतलब जगह होने चाहिए, लेकिन उस चक्कर में बहुत सारे जो आदिवासी हैं उन लोगों की भी तो जगह चली गई, जहाँ पर वो लोग रहते थे वही जगह उनसे छीन ली गई है। ठीक है, तो इतना बड़ा जो इलाका है यानी 1,09,600 वर्ग किलोमीटर का, ये मतलब इतने बड़े क्षेत्रफल का जो इलाका है ये इन लोगों से विचारों से छीन लिया गया है और अब उन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया, उनसे हटा दिया गया है। और इन इलाकों में अगर वो लोग रहने की कोशिश भी करते हैं, वो लोग आते भी हैं, तो उन्हें बिल्कुल ऐसे घुसपैठियों की तरह देखा जाता है। उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है कि ये लोग यहाँ पर घुसे आ रहे हैं, ये लोग घुसपैठिया हैं, इस तरह। तो उनकी खुद की ही ज़मीन ले ली और अब उनको ही घुसपैठिया कहा जा रहा है। अपनी ज़मीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। तो जो आदिवासी होते हैं वो लोग एक तो अपने समुदाय से अगर अलग हो रहे हैं, एक तो उनकी आजीविका छीन गई जो बिल्कुल जंगलों पे डिपेंडेंट थी। भोजन के जो भी उनके स्रोत होते हैं वो सब छीन लिए गए, क्योंकि वो जंगलों पे ही जो भी उनको मिलता था उसी से खाते थे। इसके अलावा ये और भी चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों से वंचित होने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरी करनी पड़ती है। तो ऐसी जगहों पर इन्हें बड़ी मतलब ऐसे कम सैलरी वाली नौकरी करनी पड़ती है। और जो लोग होते हैं, ये बड़े बड़े लोग होते हैं, वर्चस्वशाली लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो देखते हैं अच्छा ये लोग आदिवासी हैं तो ये लोग तो कम ही पैसे में काम कर देते हैं,
कर देंगे तो उन्हें मतलब और ज़्यादा कम सैलरी दी जाती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। तो इस तरह से उनका मतलब और ज़्यादा शोषण किया जाता है कहीं ना कहीं, और इस वजह से इस तरह से गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये लोग और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। अब एक तो इनको सैलरी कम मिल रही है, पहले तो वो अच्छा खासा अपने जंगलों में मतलब ठीक ठाक उनका गुजारा चल रहा था, सब कुछ ठीक था। अब ये लोग गरीबी में दबते चले जाएंगे, लाचार होते जाएंगे, इस वजह से इनके जो बच्चे होंगे वो भी उसी चीज़ को फेस करेंगे। तो एक पूरी पीढ़ी इसी में चली गई, फिर नेक्स्ट जनरेशन भी इसी में चली जाएगी। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वह कई तरह के अभाव का शिकार हो रहे हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं, तो इस वजह से उनके जो मतलब बच्चे होते हैं उन्हें कुपोषण तक का शिकार हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में 45% और ये जो शहरी इलाके हैं यहाँ पे 35% जो आदिवासी हैं वो गरीबी रेखा से मतलब नीचे हैं। गरीबी रेखा मतलब एक रेखा बना दी गई है कि अगर इससे कम किसी की आमदनी होती है तो वो गरीबी रेखा होगी। ठीक है, तो अक्सर ये लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे ही होते हैं, और इस वजह से इनके जो बच्चे होते हैं वो तक कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, यानी उन्हें पोषण वाली चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो जिसको पोषण वाली चीज़ें नहीं मिल पाती है वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, और इसकी वजह से कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम होती है, यानी ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, इस वजह से ये अपने बच्चों को भी उतना नहीं पढ़ा पाते हैं। जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा वह अपनी परंपरा और रीति रिवाज गंवा देते हैं, जो उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। तो जब उनको वहाँ से हटाया जा रहा है, यानी उनकी ज़मीन से हटाया जा रहा है, एक तो उनका स्रोत चला गया, जो भी मतलब उनके इसका कमाई का स्रोत था, इसके अलावा खाने पीने का था वो भी चला गया। इसके साथ साथ वो लोग अपने रीति रिवाज से भी दूर हो गए, क्योंकि वो लोग तो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, इसके अलावा अपने गाँव की पूजा करते हैं, वहाँ पे भी जो भी वो ललित वगैरह होती हैं, इन सब चीज़ों की, पेड़ पौधों, इन सब की पूजा करते हैं। तो ये उससे भी तो दूर हो गए। ठीक है, तो ये अपनी संस्कृति से भी दूर होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को प्रभावित कर रहा है। तो कुछ लोगों को मतलब समूह के सेंटर में जो लोग हैं उन लोगों का विकास करने के लिए दूसरे लोगों को इतना दबाया जा रहा है, इतना उनको कमज़ोर किया जा रहा है, और इस वजह से क्योंकि वो लोग परेशान भी होंगे, तभी तो हमारे देश में ये जो नक्सलवादी है ये इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि मतलब जैसे आतंकवादी तो वो होते हैं जो दूसरे देश के होते हैं और अपने देश पे ऐसे हमला सा करते हैं, लेकिन ये जो नक्सलवादी हैं ये हमारे वही जंगलों के लोग होते हैं, जिनको मतलब उनकी संस्कृति से, उनके मतलब इस तरह के सोर्सेज से दूर कर दिया जाता है। उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं बचती हैं, उन्हें इस तरह का काम करना पड़ता है, तो ये सारे फिर वो नक्सलवादी का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती है। इतना ज़्यादा इनको परेशान किया जाता है, इनकी ज़मीन के लिए एकदम छीना झपटी हो जाती है, और ये जो पूरा विस्थापन का इनका एक जगह से दूसरी जगह जाने की ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो बड़ा दर्दनाक होता है। जैसे हमने दादू की कहानी में देखा कि बिल्कुल मार पीट के उनको वहाँ से भगा दिया गया, और थोड़े बहुत पैसे दिए और बोला कि जाओ यहाँ से, यहाँ पे मतलब लोहा बिल्कुल यहाँ पे खनन होगा और यहाँ पे मतलब लोहा निकाला जाएगा। अल्पसंख्यक और हास्यकरण। अब हम अल्पसंख्यक और हास्यकरण की बात करें। अभी तक हमने आदिवासियों की बात की। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में कम हो। अब इनको किसके द्वारा दबाया जाएगा? जो बहुसंख्यक होंगे, यानी जो संख्या में ज़्यादा होंगे। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम हो। ये कई तरीक़ों से हो सकता है, जैसे कि आप इसको ऐसे समझ लो कि आपकी क्लास में हिंदी बोलने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये बहुसंख्यक कहलाएंगे। और जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, मान लीजिए उनकी संख्या कम है, तो उन्हें हम अल्पसंख्यक कह देंगे, ठीक है। ये रिलीजन के आधार पर भी हो सकता है, यानी कि धर्म के आधार पर भी हो सकता है। जैसे कि हिंदू है तो हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो उन्हें हम बहुसंख्यक कहेंगे, और बाकी लोगों को हम अल्पसंख्यक कहेंगे, ठीक है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इनमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हैं, बल्कि सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। तो ये सिर्फ संख्या वाली चीज़ नहीं है, इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक आधार को भी देखा जाता है।
अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है। यह प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाती है। तो जो ये बहुसंख्यक लोग हैं, यानी जो संख्या में ज़्यादा लोग हैं, उनकी संस्कृति से बचाने के लिए जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको कुछ विशेष तरह के प्रावधान दिए जाते हैं, यानी सुरक्षात्मक प्रावधान दिए जाते हैं, ताकि कहीं ना कहीं वो दब ना जाए, उनका नुकसान ना हो, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। कुछ खास परिस्थिति में छोटे समुदाय अपने संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और सुरक्षा की भावना तब और बढ़ सकती है। तो कुछ मतलब ऐसी खास तरह की परिस्थिति होती है जिसमें ये जो छोटे समुदाय वाले लोग होते हैं वो अपने जीवन, संपत्ति और कुशलक्षेम के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ये लोग अपने लिए असुरक्षित महसूस कर सकते हैं अगर इन लोगों को इस तरह की सुविधाएं नहीं दिया जाएगा, यानी उनको विशेष तरह के प्रावधान नहीं दिए जाएंगे तब। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पित है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। तो अगर किसी भी अल्पसंख्यक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है बहुसंख्यक लोगों के द्वारा, यानी जो संख्या में ज़्यादा के लोग हैं, ये लोग बहुसंख्यक वाले जो लोग हैं, वो अगर दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा जो संविधान है उन लोगों को सुरक्षा देता है, समानता देता है, न्याय देता है। ठीक है, तो अगर किसी को भी लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हर किसी को उसकी संस्कृति को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार दिया गया है, तो अगर उसको लगता है कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो अदालत में जा सकता है, इसके खिलाफ केस कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा मतलब अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा वो कर सकता है। मुसलमान और हास्याकरण, अगर हम अब मुसलमानों की और हास्याकरण की बात करें तो जो मुसलमान हैं वो भी कहीं ना कहीं हास्याकरण पे मतलब जा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इनकी भी जो संख्या है वो मतलब कम है। अगर हम हिंदुओं के मुकाबले देखें तो इनकी संख्या कम है। वैसे तो और भी मतलब रिलीजन वाले जो लोग हैं जैसे सिख वगैरह हैं, सिख हो गए हमारे, ईसाई, इनकी भी संख्या कम है, लेकिन इनके हास्याकरण पे जाने की मतलब कुछ अपने ही रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ अगर मतलब ऐसा ही चलता रहा तो ये भी हाशिए पे ढकेल दिए जाएंगे। तो इसीलिए अगर हम इसको देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। तो मुसलमानों की जो संख्या है 2011 की अगर हम जनगणना देखें, यानी हर 10 साल में हमारे यहाँ पे जनगणना होती है, तो 2011 में जब जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार जो मुसलमानों की संख्या है वो हमारे यहाँ पे 14.2 है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है, उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले। क्योंकि ये जो लोग हैं, जैसे और भी लोगों की संख्या तो कम ही है, ऐसा नहीं है कि उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन इनको क्या है कि इन्हें ना सामाजिक रूप से ना आर्थिक रूप से मतलब लाभ नहीं मिल पाता है। मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति अच्छी नहीं है। तो अगर हम सुविधाओं की बात करें या फिर पढ़ाई लिखाई की बात करें या सरकारी नौकरियों की बात करें, इनकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। जैसे हम आंकड़ों से अगर देखें तो 2008 और 9 की जो आंकड़े यहाँ पे दिए हैं, तो जैसे हिंदू लोग हैं तो उनके पास 65.4 जो है वो पक्के घर हैं, 75.2 बिजली रही है, 43.7 जो रहा है वो नल का पानी रहा है। उसी तरह जो मुस्लिम हैं उनके यहाँ पे 63.8, और ईसाई में अगर देखें हम पक्का घर तो 69.3 और सिख में 91.3। ठीक है, तो इन सब में सबसे ज़्यादा, वैसे तो सिख और ईसाइयों की संख्या भी कम होती है हिंदुओं के मुकाबले अगर देखा जाए, लेकिन सबसे कम अगर किसी के पास सुविधाएं रही हैं पक्के घर के मामले में देखा जाए, बिजली के मामले में देखा जाए या नल के पानी के मामले में, तो सबसे कम इन्हीं के पास रही है। इसके अलावा अगर हम साक्षरता में देखें तो 57, ठीक है, और बाकी लोगों को अगर देखें तो 63, 74, 67, 71, 86, और सबसे कम ये मुस्लिम लोग रहे हैं 57। और इसके अलावा अगर हम जॉब्स की बात करें सरकारी नौकरियों में, तो आईएएस में 3, आईपीएस में 4, इसके अलावा ये भारतीय विदेश में 1.8, पीएसयू में 3.3, इसमें 10.8, 2.2। तो हर चीज़ में मतलब इनकी जो संख्याएं हैं वो कम होती गई हैं,
कम रही हैं। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सचर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति में भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और ये शैक्षणिक स्थिति का मतलब जायजा लिया गया। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे वो हाशियाई समुदाय में मिलती जुलती है। तो इनकी जो स्थिति है वो हाशियाई जो समुदाय रहे हैं उनसे मिलती जुलती रही है, क्योंकि उनको भी तो सुविधाएं नहीं मिलती और इसी तरह इनको भी जो सुविधाएं हैं इसकी संख्या बहुत कम रही है। मुसलमानों की आर्थिक व सामाजिक हाशियाकरण की कई पहलू हैं। जैसे दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। तो इनके भी मतलब जो कुछ ऐसे रिलीजन होते हैं, इनका जो भी कल्चर है ये बाकी लोगों से अलग रहा है। ठीक है, सब लोगों को नहीं, लेकिन जो कुछ लोग हैं उनमें मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और टोपी का चलन दिखाई देता है। तो क्या होता है कि अक्सर जो मुसलमान होते हैं उनको इसी के आधार पर पहचाना जाता है कि मतलब उन लोगों ने टोपी लगाई है, उनकी लंबी लंबी दाढ़ी होती है या फिर वो बुरखे में है। तो इस वजह से लोग ये अवधारणा बना लेते हैं कि इस तरह के हैं तो ये मुस्लिम होंगे। तो सब नहीं, मतलब कुछ लोगों में ही ऐसा है। मुसलमानों में भी जो कुछ लोग हैं वही ऐसा करते हैं कि उनकी जैसे दाढ़ी हो या फिर टोपी लगी हो, बुरखा पहनते हो तो वो लोग ही मुस्लिम है। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो इस वजह से भी लोग ना ये अवधारणा बना लेते हैं, अपनी सोच बना लेते हैं कि अच्छा इस तरह के होंगे तो ये मुसलमान है। बल्कि बाकी रिलीजन के जो लोग होते हैं उनका जब तक हम नाम ना पूछे तो शायद हमें नहीं पता चलता है कि ये कौन से रिलीजन के, कौन से नहीं। लेकिन इनका तो मतलब पहनावे से ही देखते ही पता चल जाता है कि हाँ अच्छा ये इस रिलीजन के। सब लोग नहीं, कुछ लोग, सब लोग नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखते हैं। तो सब लोगों ने अपने माइंड में ये सोच बना ली है कि मुसलमान जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो सब लोगों ने मतलब उनके लिए इस तरह का नज़रिया बना लिया है कि ये लोग इसी तरह के होते हैं, बुर्खा पहनते हैं, उनकी दाढ़ी होती है। जैसे ही हम मतलब किसी मतलब इस तरह का नाम लेते हैं किसी भी मोमडन का, तो दिमाग में ऐसी छवि आ जाती है कि अच्छा ये ऐसे होंगे, क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं ये पहले ही पूर्वाग्रह बना लिया है, अपनी सोच इस तरह की बना ली है। पूर्वाग्रह यानी जब हम पहले से ही कोई सोच बना लेते हैं, जैसे कि लड़कों और लड़कियों को लेके सोच बना ली जाती है कि लड़कियां कोई काम अच्छा नहीं कर सकती बल्कि लड़के कर सकते हैं। मतलब इस तरह का लोग पूर्वाग्रह बना लेते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से मुसलमानों का भी लोगों ने बना लिया है। कुछ लोग मानते हैं कि हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। अब ये लोग जो होते हैं कुछ ये इस तरह के, अब वो लोग ये मान लेते हैं कि हम बाकी लोगों की तरह नहीं हैं, हमारा कल्चर अलग है, हम ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत व्यवहार और भेदभाव का भी बहाना बन जाती है। मुसलमान के सामाजिक हास्यकरण के कारण कुछ स्थितियों में वह जिन इलाकों से आए वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका घेटोआइजेशन होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। अब क्या हुआ है कि मतलब ये घेटोआइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यानी जैसे कि कुछ समुदाय के लोग पहले तो सारे समुदाय के लोगों के साथ ही रहते थे, ठीक है, लेकिन अचानक से उन्हें लगा कि हाँ मतलब हम यहाँ पे सेफ़ नहीं है। तो उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि मतलब एक पूरा इलाका या एक पूरी कॉलोनी ही अपनी बना ली। यानी वहाँ पे उसी धर्म के सारे लोग रहने लगे, या उस रिलीजन के या उस कल्चर के सारे लोग। जैसे कि सिंगली सोसाइटी बना दी पूरी, अब वहाँ पे सारे सिंगली लोग ही रहने लगे। तो इसे घेटोआइजेशन कहते हैं। यानी वो लोग वहाँ पे खुद को ज़्यादा सेफ समझते हैं। एक दो लोग मतलब अलग भी होंगे या फिर मतलब ऐसा कोई डर वाली बात नहीं होती है, लेकिन लोग ऐसे डरने लगते हैं कि हाँ हम सेफ़ नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से लोग क्या करते हैं कि एक अलग ही सोसाइटी बना लेते हैं, वहीं पे रहने लगते हैं, जिसे हम घेटोआइजेशन कहते हैं। इस तरह के मतलब बहुत सी सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर ये एक ही उसके मतलब रिलीजन के या फिर एक ही कल्चर के लोग रहते हैं। ऐसे बहुत, जैसे संथाली हो गए, ये आदिवासी लोग, तो एक पूरा इलाका ले लिया इन लोगों ने, अब यहाँ पे सारे संथाली ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है घेटोआइजेशन। कभी कभी ये जो पूर्वाग्रह होते हैं यही कभी ना घृणा का, एक दूसरे से नफरत करने का या फिर मतलब बहुत ज़्यादा हिंसा करने का कारण बन जाता है। एक दूसरे से लोग लड़ाइयाँ करने लगते हैं इसी वजह से। ओके, इन सारे समूह के अनुभव से हमें पता चलता है कि हास्याकरण एक जटिल परिघटना है, मतलब एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है ये, जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीति और साधनों और सुरक्षाओं की ज़रूरत है। तो हमें कहीं ना कहीं इसको मतलब ख़त्म करना होगा।
और सबसे पहले इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी सोच को बदलें। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों और नीतियों की रक्षा में हम सभी के बराबर जिम्मेदारी बनती है। हम सभी की मतलब इसमें कहीं ना कहीं बराबर जिम्मेदारी बनती है। हम सबको मिलके ही इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हमें जो भी अधिकार दिए गए हैं तो सबसे पहले तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सबको इक्वल सोचना पड़ेगा कि नहीं, सब लोग एक जैसे होते हैं, किसी के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इनके बिना ना तो हम उससे विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश की एक अनोखी छटा है, क्योंकि हमारा जो देश है वो विविधताओं वाला देश है। अलग अलग धर्म, अलग अलग कल्चर के लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं। तो ये पूरा मतलब हमारी एक अनोखी छटा है, एक अलग ही मतलब रूप है हमारे देश का। तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी अगर हम लोगों ने ये मतलब इतनी ज़्यादा असमानता रखी, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे सबको इक्वल माना जाता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, कुछ भी हो, वो अपने देश का नागरिक है। तो उसको वही अधिकार दिए जाएंगे। हर किसी को मतलब अमीरी, गरीबी, लिंग किसी आधार पर ऐसे बांटा नहीं जाता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अगर ख़त्म हो जाएगी, अगर हमने अपनी सोच नहीं बदली, सबको इक्वल नहीं माना तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।